वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे कॉटन। और कॉटन से आपके जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं आईसीआर में, बीएचयू में, पेट में, आईबीपीएस में, ये जितने भी एग्जाम हैं इन सब के लेवल से आपको मैं यहाँ पर कॉटन को पढ़ाने वाला हूँ। तो गाइज बिल्कुल अच्छे से नोट करते हुए चलना। अगर आप रजिस्टर लेकर नहीं बैठे हो तो रजिस्टर लेकर जरूर बैठे, क्योंकि बहुत कुछ हम इसमें पढ़ेंगे और बहुत सारे पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा नोट करवाऊंगा। तो आप उनको नोट करते हुए चलना और बिल्कुल समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा है। कॉटन में करीबन करीबन आपके 5 से 6 पेज भर जाएंगे। समझ में तब आएगा जब आपका पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पर होगा। कई सारे स्टूडेंट हैं आप में से जो नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें सिर्फ लड़कियों से बातें करने के लिए आते हैं। कुछ होते हैं जो अपनी कोचिंग का प्रमोशन करने के लिए आते हैं। कुछ होते हैं जो बस एक तरीके से बीच में टांग अड़ाने के लिए आते हैं। तो आप उन सब पर फोकस ना करें। आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपका पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पर होगा। अगर मतलब जब भी मैं आपसे कमेंट करने के लिए बोलूं तभी आप कमेंट करें, अन्यथा आप कमेंट ना करें। क्योंकि जैसे आप कमेंट करते हो दूसरा बच्चा उसको पढ़ेगा, फिर फालतू का आप कमेंट करोगे कैसा है, कहां से पढ़ रहा है, वो सारी की सारी बातें अगर आप लोगों को करनी है तो आप अलग से कर सकते हैं। मतलब अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उससे बात कर सकते हैं, बट कमेंट सेक्शन में आप बातें ना करें। पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। टॉपिक है कॉटन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर बनता है कि व्हाइट गोल्ड किसको बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सफेद सोना बोलते हैं। नोट कर लो बिल्कुल अच्छे से, सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना बोलते हैं इसको। सफेद सोना किस फसल को बोला जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास होंगे और आपको राइट आंसर लगाना होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉटन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो कॉटन है, जो कपास है, किस प्रकार की फसल है, मतलब कैश क्रॉप है। चलिए आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है कैश क्रॉप, मतलब नकदी फसल। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है फाइबर क्रॉप, फाइबर क्रॉप मतलब समझ गए, रेशे वाली फसल। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है ए एंड बी बॉथ, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है चारे वाली फसल, फोडर क्रॉप। चलिए कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा हमारे पास। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो कॉटन है ये एक क्या है? कैश क्रॉप मतलब नकदी फसल, रोकड़ फसल भी है, और मतलब फाइबर क्रॉप मतलब रेशे वाली फसल भी है। तो आप इसमें यहीं पर लिख लो फाइबर, कैश प्लस फाइबर क्रॉप। तो 2 क्वेश्चन अब तक हमने समझे, दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हम बात करें यहां पर बॉटनिकल नेम की, इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, वानस्पतिक नाम क्या होगा? गोसिपियम स्पीसीज होगा। क्या होगा? गोसिपियम, गोसिपियम स्पीसीज इसका क्या हो जाएगा? बॉटनिकल नेम हो जाएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट, गोसिपियम स्पीसीज इसका क्या हो जाएगा? बॉटनिकल नेम हो जाएगा। आगे बात करें परिवार कि जो कॉटन है किस परिवार से बिलोंग करता है, तो उसका जो परिवार है वो है मालवेसी। और स्टार लगा लेना, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। मालवेसी, मालवेसी इसका क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं ओरिजिन की, और ओरिजिन आप लोगों को बताना है। कमेंट कीजिए फटाफट ओरिजिन। ऑप्शन आप लोगों के लिए दे रहा हूं मैं यहां पर। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है कोरोना। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है ब्राजील। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? कॉटन का जो ओरिजिन है, उत्पत्ति स्थान है, वो है आत्मनिर्भर मतलब इंडिया। ऑप्शन में आपको आत्मनिर्भर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा इंडिया, इंडिया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इंडिया लिखेंगे। इंडिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रोडक्शन की।
हाईएस्ट जो प्रोडक्शन होता है कॉटन का वो कौन से कंट्री में होता है? तो होता है आत्मनिर्भर हमारे इंडिया के अंदर, इसके बाद में आता है यूनाइटेड स्टेट, इसके बाद में आता है चाइना। इस तरीके से आप लिखते हुए चलना, मैं आपको नोट करवा देता हूं। सबसे फर्स्ट रैंक, ये जो डेटा आपको मैं बता रहा हूं 2018 और 19 का है। प्रोडक्शन जो हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में होता है, फिर इसके बाद में यूनाइटेड स्टेट, फिर इसके बाद में कोरोना चाइना। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। मतलब एरिया और प्रोडक्शन दोनों हमारे इंडिया का ज्यादा है उत्पादन में। अगर हम यहां पर जो मैंने बताया ये वर्ल्ड का बता दिया, ठीक है, यहीं पे लिख लेना। बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जो हाईएस्ट कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है गुजरात के अंदर, गुजरात, और गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है आंध्र प्रदेश। नोट करते हुए चलना, करीबन 12 स्टेट हैं जिनके अंदर कॉटन की खेती की जाती है इंडिया में। आंध्र प्रदेश हो गया, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, फिर इसके बाद पंजाब, पंजाब के बाद में आता है हमारे पास मध्य प्रदेश, फिर आता है राजस्थान। यहां पर परसेंटेज देखिए कि गुजरात में कितना होता है, तो गुजरात में तो होता है 35%, महाराष्ट्र की बात करें तो 21%, आंध्र प्रदेश की बात करें तो 14%, हरियाणा की बात करें तो 8%, पंजाब की बात करें तो 7%, मध्य प्रदेश की बात करें तो 6% और राजस्थान की बात करें तो 4%। इस तरीके से आप याद रखना, ये बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेट हो, आईसीआर हो, पेट हो, बीएचयू हो, यूपी केटेट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आपके सिलेबस में कॉटन दिया हुआ है और आपने इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देख लिया तो इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना, सारा का सारा फोकस आपका बोर्ड पर होना चाहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक आप लोगों ने तो वीडियो को लाइक कर दो और बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में जो हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है वो हनुमानगढ़ के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? हनुमानगढ़। क्लाइमेट की बात करें कि ये किस प्रकार की जलवायु इसके लिए अच्छी होती है, तो इसके लिए सब ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जलवायु चाहिए इसके लिए। ट्रॉपिकल क्लाइमेट हिंदी में इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दीपांशु अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो इधर आ जा। तो गाइस बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना और नोट करते हुए चलना। आगे बात करते हैं, इसके लिए अच्छी मृदा कौन सी होती है? अच्छी मृदा, देखो ये क्वेश्चन बहुत जाना माना है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार लगा लेना। कपास के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल या एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, चिकनी मृदा। तो तीनों को लिख लेना, यहां पर लिखना सॉइल के अंदर ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल मतलब काली मृदा। इसके अलावा क्ले सॉइल, क्ले सॉइल मतलब होता है चिकनी मृदा। और इसके अलावा आप लिख सकते हो जलोढ़ मृदा। ये जो मिट्टी होती है ये अच्छी और उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए, जिसमें आपको ब्लैक पर स्टार लगा लेना है। अब ब्लैक सॉइल कहां पर पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर पाई जाती है। सॉइल पीएच की बात कर लेते हैं कि कितना सॉइल पीएच होना चाहिए। तो सॉइल पीएच होना चाहिए 5.5 से लेकर 8। कितना होना चाहिए? 5.5 से लेकर 8। इसके लिए उपयुक्त पीएच मान होता है 8.5 भी आपको बुक्स के अंदर मिल जाएगा, 8.5। आगे हम बात करें टेम्परेचर की, इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मिनेशन। अंकुरण के लिए कितना तापमान होना चाहिए? तो अंकुरण के लिए होना चाहिए 16 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 16 डिग्री सेल्सियस। मैं बात करूं ग्रोथ के लिए, किसकी? वृद्धि के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? तो वृद्धि के लिए होना चाहिए 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। और मैं बात करूं पकते समय कितना होना चाहिए? तो पकते समय होना चाहिए 27 से 32 डिग्री सेल्सियस। तापमान बिल्कुल अच्छे से याद रखना, टेम्परेचर तीनों अलग अलग याद रखना, जर्मिनेशन, ग्रोथ और पकते समय। आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, जिसका वर्गीकरण है मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। यहां पर जैसे आप नजर डालोगे, हमने बोटनिकल नेम क्या पढ़ा है? गोसिपियम स्पीसीज, मतलब और भी इसकी प्रजातियां हैं। तो प्रजातियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। हेडिंग डाल लो, कॉटन का
वर्गीकरण, कपास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉटन, जिसके अंदर दो तरीके की कपास होती है। एक तो होती है देसी कपास, देसी कपास को पुरानी कॉटन या पुरानी कपास भी बोलते हैं। दूसरी होती है अमेरिकन कॉटन, जिसको हम नए विश्व की कपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नए विश्व की कपास, और इसको क्या बोलते हैं? पुराने विश्व की कपास। तो दोनों में नोट कर लेना, देसी को तो बोलेंगे पुराने विश्व की कपास, या फिर इसको भारतीय कपास बोलते हैं, भारतीय कपास और देसी कॉटन। मैंने तीनों नाम लिख दिए, तीनों नाम बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। जो अमेरिकन कपास है, अमेरिकन जो कॉटन है, इसको बोलते हैं नए विश्व की कपास, नए विश्व की कपास, न्यू वर्ल्ड कॉटन, न्यू वर्ल्ड कॉटन, और इसको बोलेंगे ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। ये तीनों चारों नाम बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना। अब यहां पर दो तरीके की कपास मैंने आपको बताई, एक तो बताई देसी कपास जिसको भारतीय कपास बोलेंगे, और एक बताई अमेरिकन कपास। अब ये दोनों जो प्रजातियां हैं, इनके अंदर भी दो दो और प्रजातियां आती है। मैं बात करूं यहां पर देसी कपास, तो देसी कपास में दो प्रजातियां हैं, ए और बी। ए में आती है हमारे पास जी मतलब गोसिपियम, ए मतलब आर्बोरियम। तो नोट करते हुए चलना, गोसिपियम आर्बोरियम, शॉर्ट में लिख देता हूं जी और आर्बोरियम। गोसिपियम आर्बोरियम हो गई, और यहां पर है गोसिपियम हिर्सुटम, गोसिपियम हर्बेरियम, सॉरी गोसिपियम हर्बेरियम होगा हमारे पास यहाँ पे, साथ में नोट करते हुए चलना। गोसिपियम आर्बेरियम पहला हो गया। और इसके लेंथ की बात करें, इसका रेशा कितना होता है, तो इसका रेशा जो होता है, इसकी लंबाई होती है 1.25 सेंटीमीटर से लेकर 1.25 सेंटीमीटर से लेकर 2.10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसके रेशे की लंबाई होती है। यहां पर हम बात करें एरिया कितना है, तो इसका जो एरिया है इंडिया के अंदर इसका एरिया है करीबन 29%। यहां पर दो प्रजातियां मैंने आपको बताई, एक तो देसी बताई और एक मैंने अमेरिकन बताई। जो देसी होती है वो द्विगुणित होती है, मतलब डिप्लॉइड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है, मतलब इसके गुणसूत्र अगर हम देखें यहां पर क्रोमोसोम नंबर, तो 2n बराबर होगा 26। कितना होगा? 2n बराबर 26 होगा। और जो अमेरिकन जो कॉटन है वो टेट्राप्लॉइड होती है, मतलब चतुर्थ गुणित होती है, और उसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है हमारे पास वो होती है 2n = 52, मतलब है टेट्राप्लॉइड चतुर्थ गुणित, और 2n बराबर होगा यहाँ पर 52। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये 26 होता है इसका गुणसूत्र संख्या, और उसकी गुणसूत्र संख्या 2n = 52 होती है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देसी के अंदर भी दो प्रजातियां आती है। पहली तो आती है गोसिपियम आर्बोरियम, हिंदी में भी लिख देता हूं उसको गोसिपियम आर्बोरियम। और यहां पर दूसरी प्रजाति आती है गोसिपियम हर्बोरियम, गोसिपियम हर्बोरियम। तो दोनों प्रजातियां जो हैं देसी प्रजातियां हैं। और यहां पर हम बात करें इसके लेंथ, इसका जो रेशा होता है उसकी लेंथ होती है 1.25 से लेकर 2.30 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। एरिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 8% ये वाली कॉटन उगाई जाती है। अब यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पे फोकस करो क्योंकि क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से आपके लिए एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से देसी प्रजाति कौन सी है। ऑप्शन में आपको गोसिपियम हर्बोरियम दे दिया जाएगा, गोसिपियम हिर्सुटम दे दिया जाएगा, गोसिपियम बारबेंडेस दे दिया जाएगा, नन ऑफ दिस दे दिया जाएगा। ऐसे चार ऑप्शन आपको मिलेंगे और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गोसिपियम हर्बेरियम हमने किस में पढ़ा था? देसी कॉटन के अंदर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोसिपियम हार्बेरियम हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, गोसिपियम आर्बोरियम और गोसिपियम हार्बोरियम ये दोनों प्रजातियां जो हैं इंडिया में उगाई जाती है। भारतीय कॉटन इनको बोलते हैं और देसी कपास इनको बोलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं यहां पर अमेरिकन कॉटन। अमेरिकन कॉटन के अंदर दो कॉटन आती है, एक तो आती है गोसिपियम हिर्सुटम। कौन सी आती है? गोसिपियम हिर्सुटम और गोसिपियम बारबेंडेस। गोसिपियम हिर्सुटम नोट करना, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं यहां पर गोसिपियम हिर्सुटम। गोसिपियम हिर्सुटम जो है
इसको अमेरिकन कॉटन बोला जाता है, अमेरिकन कॉटन इसको बोला जाता है। और यहां पर जो दूसरा है इसके अंदर वो है गोसिपियम बारबेडेस, गोसिपियम बारबेडेस। गोसिपियम बारबेडेस को इजिप्टियन कॉटन बोला जाता है, इजिप्टियन कॉटन बोला जाता है। यहां पर सूडान कपास भी इसको बोलते हैं, सूडान कपास। यहां पर हम बात करें रेशे की लंबाई, तो उसमें जो रेशे की लेंथ होती है, मतलब रेशा मतलब फाइबर लेंथ 1.8 से लेकर होती है आपके पास लेंथ 3.10 सेंटीमीटर। और यहां पर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया है, एरिया 36%। सूडान कपास की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ होती है, रेशे की लंबाई 3.6 से लेकर 5.0 सेंटीमीटर होती है। और यहां पर एरिया की बात करें तो इसका एरिया बहुत कम है, 0.2% है। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आपको एक बार वापस से रिवाइज करवा दूंगा ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकोगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं सीड रेट की, बीज दर की, कि बीज दर कितनी लेंगे। तो यहां पर देखो देसी कपास की बीज दर अलग लेंगे, देसी के अंदर ये दोनों भी आ जाएगी। उसके बाद अमेरिकन कपास की अलग लेंगे बीज दर, जिसके अंदर ये दोनों प्रजातियां आ जाएगी। उसके बाद हाइब्रिड संकर की अलग लेंगे और उसके बाद बीटी कॉटन की अलग लेंगे। बीटी कॉटन क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा मतलब एक हाइब्रिड वेराइटी डेवलप की गई है जिसमें लटें नहीं लगती। लटें मतलब समझ रहे हो ना, इंसेक्ट बहुत कम लगते हैं इसके अंदर। तो अलग अलग तरीके से बीज दर देखेंगे, नोट करते हुए चलना। मैं बात करूं देसी कपास, तो देसी कपास के लिए जो बीज दर हम लेते हैं वो लेते हैं 10 से 18 kg प्रति हेक्टेयर। कितनी लेते हैं, स्टार लगा लेना इस पे, ये आपसे पूछी जाती है बीज दर। देसी के लिए 10 से 18 kg प्रति हेक्टेयर लेते हैं। और यहां पर डिस्टेंस की बात करें तो इसमें डिस्टेंस हम रखते हैं 60 इंटू 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करें अमेरिकन, तो अमेरिकन के लिए जो बीज दर लेते हैं वो लेते हैं 18 से 20 kg प्रति हेक्टेयर। और इसमें डिस्टेंस रखते हैं 60 इंटू 30 सेंटीमीटर। अब देखो दोस्तों, यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, मतलब देसी में तो 10 से 18 दे रखा है और विदेशी जो अमेरिकन है इसमें 18 से 20 दे रखा है। तो स्टूडेंट कई बार गलत कर देता है। कई किताबों में आपको ये वाला जो डेटा है ये आपको ऐसे मिल जाएगा 10 से 15 kg। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, आप सबसे पहले अपने क्वेश्चंस के ऑप्शन देखना, उसके बाद में आपको राइट आंसर लगाना है। यहां पर आपको 18 से 20 दे रखा है या आपको 15 से 20 मिल जाएगा, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी आप बिल्कुल सही से याद करना, सही से क्वेश्चन समझना, उसके बाद में आप सही आंसर लगाना। आगे हम बात करें हाइब्रिड, तो हाइब्रिड के लिए जो बीज दर लेते हैं बहुत कम लेते हैं, 2 से 3 kg प्रति हेक्टेयर लेते हैं। कितनी लेते हैं, 2 से 3 kg प्रति हेक्टेयर लेते हैं। और इसमें डिस्टेंस रखते हैं 100 इंटू 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम यहां पर बात करें बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन के लिए बीज दर 1 से लेकर 1.5 kg प्रति हेक्टेयर बीज दर लेते हैं और डिस्टेंस रखते हैं 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। इसमें जो पौधों की संख्या होगी 10,000 होगी। 1 हेक्टेयर के अंदर कितने पौधे लगेंगे, 10,000 पौधे लगेंगे। और यहां पर हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड तो इसमें करीबन अप्रोक्स आपके पास पौधे लगेंगे 13,388 पौधे इसमें लगेंगे। इसमें ज्यादा पौधे लगेंगे क्योंकि यहां पर देखो 60 है और यहां पर 100 है। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल अच्छे से नोट करते हुए चलना और समझते हुए चलना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट नहीं कर रहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आप बाद में इसको पढ़ सको। दोबारा रिवाइज जरूर करना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। गाइस वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक तो वीडियो को लाइक कर दो और अधिक से अधिक शेयर करते रहो। वापस से एक बार रिवाइज करवा दूंगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो समझ में तभी आएगा जब आपका सारा फोकस बोर्ड के ऊपर होगा, सारा फोकस बोर्ड के ऊपर होगा तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आपका ध्यान कमेंट में होगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपसे बोलूं कि दोस्तों कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा, तभी आप कमेंट करें। अगर कुछ स्टूडेंट है जिनको कमेंट से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है कि सर बीच बीच में कमेंट्स आते हैं, तो आप जो लाइव चैट वाला ऑप्शन होता है उस पर क्रॉस कर दे, आपको कमेंट नहीं दिखेंगे।
चलिए एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं। कॉटन, व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना इसको बोला जाता है। रेशे वाली फसल भी है, प्लस हमारे पास कैश क्रॉप नकदी फसल भी है। दोनों फसलों के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। यहां पर हम बात करें बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम, तो वानस्पतिक नाम मेरे साथ बोलो गॉसिपियम स्पीसीज। सर जो वानस्पतिक नाम होते हैं याद नहीं होते हैं, तो याद नहीं होंगे क्योंकि आप पहली बार पढ़ोगे। बहुत सारे वानस्पतिक नाम हैं हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, बहुत सारी फसलें हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर फल हैं, सब्जियां हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, फूल हैं, तो बहुत सारे नाम हैं। सर याद कैसे करें? तो सबसे अच्छी ट्रिक है आपके पास कि आप अपने फैमिली मेंबर को याद करवाओ। आपके छोटे बहन भाई है, उनसे बोलो कि कॉटन को आज से गॉसिपियम स्पीसीज बोलना। अगर आप बाहर बैठे हुए हो, घर के कॉलोनी के बच्चे हैं छोटे मोटे खेल रहे हैं, उनको भी बताओ कि आप आम को मेंजिफेरा इंडिका बोलो। देखो सबसे बेस्ट मेथड है कि थोड़ा सा आपको एग्रीकल्चर में प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको उसके अंदर खोना पड़ेगा, तभी आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे। सब्जी लेने जा रहे हो, अगर आपको बैंगन दिखता है तो वहां पर आप बैंगन ना बोले। अगर आपको भिंडी दिखती है तो भिंडी ना बोले, आप मतलब उससे तो भिंडी ही बोलना। अगर आप सब्जी वाले से बोलोगे कि एब्रामोस्कस एस्कुलेंटस दे दो, तो फिर वो आपको क्या बोलेगा कि ये बोल क्या रहा है, वहां ये मत बोलना। आप अपने मन में बोलना कि आज मैंने एब्रामोस्कस एस्कुलेंटस की सब्जी खाई है। इस तरीके से पोटैटो, अगर आप पोटैटो की सब्जी खाओ तब बोलना कि आज मैंने क्या खाया, सोलेनम ट्यूबरोसम खाया है, तब जाके आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा। देखो आपको प्रैक्टिकली खोना पड़ेगा एग्रीकल्चर के अंदर। मतलब अगर आप ऐसे थ्योरेटिकल पढ़ते हुए जाओगे, नोट करते हुए जाओगे, किताबों में जब पहली बार नाम पढ़ोगे ना, लाइनम यूसी टेटिसिमम, तो दिमाग में आएगा है क्या ये, है क्या है, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है तो आप बिल्कुल अच्छे से खो जाओ। अलसी मतलब लाइनम यूसी टेटिसिमम, मतलब अधिकतर फोकस करें बॉटनिकल नेम पे। देखो याद बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा अगर आपका पूरा फोकस, अगर आप बिल्कुल अच्छे से आ चुके हो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, तो आप याद करें, डेली के डेली याद करें, बॉटनिकल नेम अच्छे से याद करें, क्योंकि एक दो क्वेश्चन होते हैं जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अभी तो मैं यहाँ पर आपको क्रॉप पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको जब वीड पढ़ाऊंगा तो वीड के अंदर उनके भी बॉटनिकल नेम आपको याद करवाऊंगा। सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे, बस आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सबसे बेस्ट मेथड है। जैसे अभी आप पढ़ लोगे, थ्योरेटिकल आप पढ़ लोगे, एग्जाम पास कर लोगे, बस इतनी जर्नी नहीं है हमारी, आगे भी हमें उसमें सीखना है। इसीलिए आप प्रैक्टिकली खो जाए, थोड़ा सा एग्रीकल्चर से जुड़े, मतलब थोड़ा सा फार्मर से सीखे थोड़ा बहुत कि सर आप कौन सी फसल उगाते हो, कौन सा खाद डालते हो, कब कब बुआई करते हो, कब कब इसमें इरिगेशन करोगे, सब कुछ आप उनसे थोड़ा सा बातचीत करें। अगर आप गाँव में रहते हो तो थोड़ा सा खेती से जुड़ाव, मतलब लगाव करें, मतलब अच्छे से समझे, तभी आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, उसके ऊपर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया जाएगा। रिवाइज करवा रहा था, पता नहीं कहां खो गए। ठीक है, बॉटनिकल नेम की बात करते हैं, गॉसिपियम स्पीसीज, फैमिली मालवेसी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मालवेसी वाला। और ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान, तो इसका उत्पत्ति जो माना जाता है इंडिया से माना जाता है, भारत, और आत्मनिर्भर हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन सर्वाधिक आत्मनिर्भर में होता है, मतलब इंडिया के अंदर ज्यादा होता है, उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद में कोरोना मतलब है चाइना, चीन। वर्ल्ड में बताया मैंने आपको ये डेटा। बात करें इंडिया में आत्मनिर्भर के अंदर, अगर हम बात करें भारत के अंदर, तो गुजरात में सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, उसके बाद में महाराष्ट्र में होता है, फिर आंध्र प्रदेश में होता है, फिर हरियाणा में होता है, फिर पंजाब में होता है, फिर मध्य प्रदेश में होता है, फिर राजस्थान में होता है। कितना कितना परसेंट होता है मैंने आपको यहां पर नोट करवा दिया। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ में होता है। क्लाइमेट की बात करें तो ट्रॉपिकल उष्ण क्लाइमेट वाला पादप है। मिट्टी की बात करें तो ब्लैक मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मृदा, जलोढ़ मृदा इसके लिए अच्छी मानी जाती है। यहां पर सोइल की बात करें तो 5.5 से लेकर 8.5 इसके लिए सोइल पीएच होना चाहिए। टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए 16 डिग्री सेल्सियस, ग्रोथ के लिए 21 से 26 डिग्री सेल्सियस, पकते समय 27 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन, और इस पर स्टार लगा लो, 1-2 स्टार तो लगा ही लो। 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन है, ध्यान देना मेरी बातों पे, ठीक है, तभी समझ में आएगा। एक तो होती है देसी कपास, देसी कॉटन, और एक होती है अमेरिकन कॉटन। देसी कॉटन के अंदर 2 प्रकार की स्पीसीज आती है, 2 प्रकार की प्रजाति आती है। एक तो आती है गॉसिपियम आर्बोरियम,
आर्बोरियम है, ठीक है ना, गोसिपियम आर्बोरियम। दूसरी आती है गोसिपियम हर्बोरियम। दोनों प्रजातियां कौन सी है? देसी वाली है। कौन सी है? डिप्लॉइड है, मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 26 होती है। यहां पर हमने लेंथ देखी और एरिया देखा। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, या आपसे जब आगे आप बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे, IBPS AFO वगैरह की, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, यहां पर इसको पुरानी विश्व की कपास बोला जाता है, भारतीय कपास भी इसको बोला जाता है। दूसरा हमने पढ़ा अमेरिकन कॉटन। अमेरिकन कॉटन टेट्राप्लॉइड होता है, 2n बराबर 52 गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम नंबर होते हैं, और इसको नए विश्व की कपास बोलते हैं। इसके अंदर भी दो प्रजातियां आती है, गोसिपियम हिरसुटम, इसको अमेरिकन कॉटन बोला जाता है। लेंथ और एरिया आप यहां से देख सकते हो। बात करें नेक्स्ट, तो यहां पर आती है गोसिपियम बारबेंडेस। क्या आती है? गोसिपियम बारबेंडेस आती है। इसको इजिप्टियन कॉटन या सूडान कपास या आइसलैंड कपास भी इसको बोला जाता है। रेशे की लेंथ जो होती है 3.6 से लेकर 5 सेंटीमीटर होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर सीड रेट रह गई सर, है ना, तो इसको भी देख लेते हैं। बीज दर की बात करें तो देसी के लिए 10 से 18 केजी प्रति हेक्टेयर, यहां पर अमेरिकन के लिए 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर, हाइब्रिड के लिए 2 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर, और बीटी कॉटन के लिए 1 से लेकर 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर। इन दोनों में पौधों की संख्या याद रखना, यह आपसे पूछ ली जाती है। आगे बढ़ते हैं भाई, मैं इसको रफ कर देता हूं। 15 से 20 कहां पर? ये वाला, ये कहीं किताब में आपको अमेरिकन की जो बीज दर मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 15 से 20 मिलेगी। तो कंफ्यूज मत होना, ये डिस्टेंस है पौधे से पौधा और लाइन टू, ये वाली ये पौधों की संख्या है। अगर तुम 100 इंटू 60 सेंटीमीटर पे पौधे लगाओगे तो 1 हेक्टेयर के अंदर 13,388 पौधे लगेंगे, ठीक है। और अगर तुम बीटी कॉटन लगाओगे 100 इंटू 100 पे, तो आपको कितने पौधे मिलेंगे? 10,000 पौधे आपके 1 हेक्टेयर के अंदर लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, यहां पर बीटी कॉटन में थोड़ा सा एक पॉइंट है, उसको नोट कर लेना। अगर बीटी कॉटन, आप बीटी कॉटन कपास उगा रहे हो, अगर बीटी कॉटन कपास आप उगा रहे हो, और इसमें क्या होता है 20% पौधे, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये खेत है, ये खेत है हरीश का, हरीश का खेत है, और इसके अंदर इसने बीटी कॉटन उगाया। क्या उगाया? बीटी कॉटन। इसके आसपास अगर नॉन बीटी कॉटन उगाता है हरीश, इसके आसपास नॉन बीटी कॉटन अगर हरीश उगाता है, मतलब ये तो बीटी कॉटन हो गई और ये दूसरी वाली कॉटन हो गई, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसको बोलते हैं रिफ्यूजिया। क्या बोलते हैं? रिफ्यूजिया स्ट्रेटजी, रिफ्यूजिया स्ट्रेटजी या रिफ्यूजिया इसको बोलते हैं, अच्छे से याद रखना। आगे बात करते हैं सोविंग टाइम की, तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं ताकि हमारा बोर्ड खाली हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कमेंट करते हुए चलना, बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना। कोई भी डाउट है कमेंट करना, आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। और बिल्कुल अच्छे से पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पर रखना और नोट करते हुए चलना, और 4 से 5 दिन बाद रिवाइज जरूर करना, क्योंकि यहां पर इतना कुछ पढ़ेंगे कि कुछ ही आपको याद रहेगा एग्जाम तक। अगर आप 4 से 5 दिन में बार बार इसको रिवाइज करते हो, पढ़ते हो, तो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा परमानेंट तरीके से। और परमानेंट ही हमें याद करना है, ठीक है। पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। सब कुछ हम सीखेंगे, आगे कोई सा भी एग्जाम देंगे, बस सिलेक्शन हम लेंगे, ठीक है। तो चलना आगे बढ़ते हैं। सोविंग टाइम देख लेते हैं। सोविंग टाइम, सोविंग टाइम मतलब बुआई कब करेंगे? तो बुआई हम करेंगे उत्तरी भारत की। अगर मैं बात करूं उत्तरी भारत, तो उत्तरी भारत में बुआई करेंगे 25 मई को। जरूरी नहीं 25 मई को, 8-10 दिन ऊपर नीचे आप कर सकते हो, ये आप नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए डेट दी जाती है। आगे हम बात करें सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, मध्य भारत, तो मध्य भारत में हम बुआई करेंगे इसकी 25 जून से लेकर 15 जुलाई तक। 25 जून टू 15 जुलाई। नेक्स्ट हम यहां पर बात करें तमिलनाडु, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के अंदर हम बुआई करेंगे 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर। ये आप याद रखना बिल्कुल अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। दिक्कत किसमें आती है? वेराइटीज याद करने में। तो मैं आपको वेराइटीज याद करवाने वाला हूं। अब यहां पर जैसे हमने बहुत सारी फसलें पढ़ी है, बहुत सारी वेराइटीज याद की है, यहां पर भी वेराइटीज याद करेंगे, लेकिन बिल्कुल अलग अलग तरीके से। मतलब देसी जो कपास है उसकी अलग याद करेंगे, अमेरिकन की अलग याद करेंगे, हाइब्रिड की अलग याद करेंगे, और बीटी की अलग याद करेंगे। चारों बिल्कुल अच्छे से लिखते हुए चलना और नोट करते हुए चलना गाइस। नोट कर लिया? नोट फटाफट कर लिया करो, जल्दी से नोट कर लिया करो। और अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हो, मैं कुछ फास्ट पढ़ा रहा हूं,
तो आप वीडियो को बाद में देख सकते हो, पॉज करके आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं किस्मों की। किस्में, वेराइटीज। सबसे पहले आपको वेराइटीज बताऊंगा मैं देसी की, देसी वेराइटीज, देसी कॉटन की। नोट करते हुए चलना। देसी की वेराइटीज हमारे पास सबसे पहली है राज HD9। राज HD9 मेरे साथ बोलो तब जाके याद होगा। राज HD9। उसके बाद में दूसरी वेराइटीज आप मेरे साथ बोलना RG8। RG8 एंड थर्ड वेराइटी है हमारे पास G27। G27 भाई साथ में बोलते हुए चलना ताकि अच्छे समझ में आए। उसके बाद है गिरनार। गिरनार कौन सा नार है? गिरनार है। उसके बाद में हमारे पास है प्रताप कृषि। प्रताप कृषि 1 है और दिग्विजय, दिग्विजय है। इसके अलावा स्टार लगा लेना लोहित पर। लोहित जो वेराइटी है रेड कलर की वेराइटी है। और इसके अलावा है संजय। संजय। तो ये जो वेराइटीज है ये कौन सी है? देसी कपास की है। एक बार मेरे साथ बोलो ताकि अच्छे से याद हो जाए। देसी की राज HD9, RG8, G27, गिरनार, प्रताप कृषि 1, दिग्विजय, लोहित, संजय। ये वेराइटीज है देसी कॉटन की। अब मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर अमेरिकन कॉटन की। अमेरिकन कॉटन। और अमेरिकन कॉटन की जो किस्में आती है हमारे पास, सबसे पहली किस्म आती है बीकानेरी नरमा। बीकानेरी नरमा। इसके बाद में किस्म आती है हमारे पास गंगानगर अगेती। गंगानगर अगेती। ये जो किस्में है हमारे पास ये कौन सी है? अमेरिकन कॉटन की है। सुजाता, सुवीन, RS 2013, RST 875, RST9 एंड लक्ष्मी जो आप सबके पास बहुत जल्द आने वाली है। तो गाइस ये हमारे पास कौन सी वेराइटीज हो गई? देसी की और अमेरिकन। अब हम बात करेंगे यहां पर हाइब्रिड किस्मों की बात कर लेते हैं। और हाइब्रिड किस्म से एक वेराइटी है जो इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड मतलब संकर किस्में, हाइब्रिड कॉटन। और हाइब्रिड कॉटन के अंदर सबसे पहली वेराइटी आती है, स्टार लगा लेना, H4। इसको बोलते हैं संकर 4। संकर 4 जो है ये हाइब्रिड किस्म है और ये सबसे पहली फर्स्ट हाइब्रिड किस्म है। प्रथम संकर किस्म फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी लिख लेना बिल्कुल अच्छे से। किस किस के क्रॉस से बनी है? तो ये बनी है हमारे पास G67 का क्रॉस किसके साथ करवाया? इसका क्रॉस करवाया अमेरिकन नेक्टरलेस से। अमेरिकन नेक्टरलेस से। इन दोनों का जब क्रॉस हुआ तो H4 की प्राप्ति हुई। और किसने क्रॉस करवाया? तो ये क्रॉस करवाया है CT पटेल ने। किसने करवाया? CT पटेल। CT पटेल ने कब करवाया भाई? ये क्रॉस करवाया था 1972 में। कब करवाया था? 1972 में करवाया था गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के अंदर। गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, इसमें क्रॉस करवाया था। किसने? CT पटेल ने। स्टार लगा ही लेना। स्टार क्या याद कर लो आप, मेरे साथ बोलो। H4 सबसे पहली कॉटन की हाइब्रिड वेराइटी है जिसको CT पटेल ने गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के अंदर 1972 के अंदर डेवलप किया है। किस किस के क्रॉस से? G67 और अमेरिकन नेक्टरलेस से। क्लियर हो गया गाइस? आगे बढ़े। अगली संकर किस्म आती है H6। ये पहली हो गई। H6 मतलब हाइब्रिड 6। इसके अलावा हमारे पास है GJ20 एंड इसके बाद है वारालक्ष्मी। और वारालक्ष्मी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वारालक्ष्मी हो गई। वारालक्ष्मी जो वेराइटी है इसको डेवलप किया है SA पाटिल ने। किसने डेवलप किया है? SA पाटिल ने।
S.A. पाटिल ने। गाइज यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये 1972 जो है ना, ये आपको 1970 करना है और इसमें आपको करना है 1972। भाई बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, थोड़ा सा देखना इसको, ठीक है। C.T. पटेल ने 1970 में सबसे पहली हाइब्रिड, ठीक है। उसके बाद में S.A. पाटिल ने 1972 में, क्योंकि अगर ये 1972 में यहाँ पर लिख दूंगा फिर 1970 लिखूंगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए आप बिल्कुल सही कर लेना। अगर आपने नोटबुक में नोट कर लिया 1972 तो वहां पर आप 1970 कर लेना और यहाँ पर आप 1972 कर लेना। ये की है डेवलप S.A. पाटिल ने और ये वाली की है किसने, C.P. पटेल ने, C.T. पटेल के द्वारा डेवलप की गई है। इस किस्म की अगर हम बात करें तो एक किस्म डेवलप की है, ये किस्म हमारे पास जो डेवलप की है किसने की है, S.A. पाटिल ने। मैंने जस्ट अभी आपको नाम बताया। नेक्स्ट अगली आती है हमारे पास मरु विकास। मरु विकास, और मरु विकास राजस्थान की सबसे पहली संकर किस्म है, राजस्थान की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। इसके अलावा सूर्या है, सविता है, सूर्या और सविता, ये जो किस्में हमारे पास ये कौन सी हो गई, हाइब्रिड कॉटन की हो गई। यहां पर अब हम बात कर लेते हैं बीटी कॉटन की। बीटी कॉटन की यहां पर नोट कर लेना, बीटी 4th नंबर पे, बीटी कॉटन। और बीटी कॉटन की जो वेराइटीज है हमारे पास, सबसे पहली वेराइटी है अंकुर। अंकुर आपका दोस्त, अंकुर नमक भी आता है भाई, ठीक है ना, अंकुर साल्ट, तो अंकुर हो गई। इसके अलावा आपके पास बॉल गार्ड 2, बॉल गार्ड 2, भाई बॉडी गार्ड 2 मत लिख देना, ठीक है, बॉल गार्ड 2 आपको लिखना है। तो एक किस्में हो गई, क्या हो गई, किस्में। यहां पर कौन कौन सी किस्में देखी, देसी देखी, अमेरिकन देखी, हाइब्रिड देखी, उसके बाद में बीटी कॉटन की वेराइटीज हमने देखी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गाइस एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो तो बहुत अच्छी बात है। सूर्या है, सूर्या, उसके नीचे है सविता, सविता, सविता वो वकील वाला। क्लियर, आगे बढ़े गाइस, आपको पूरा बता के जाऊंगा मैं कॉटन के बारे में। आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं वीड की, खरपतवार। भाई खरपतवार लगेंगे और खरपतवार लगेंगे तो कंट्रोल भी करेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं। आपके पूरे एग्रीकल्चर की जितने भी किताबें हैं सब में जो भी जितने भी खरपतवार नासी दे रखे हैं, वीडिसाइड दे रखे हैं, किसको कंट्रोल करने के लिए, खरपतवार को, वो सारे के सारे बैन हो गए। अभी कुछ दिन पहले उनको बैन कर दिया गया है। करीबन 27 वीडिसाइड है जिनको बैन किया है, क्योंकि उनको चाइनीज कंपनी बनाती थी। तो गाइस वो बैन हो गए हैं, जैसे 2,4-D हो गया, एट्राजिन हो गया, बहुत सारे हैं। उसके अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बैन जितने भी खरपतवार हुए हैं, खरपतवार नासी, उनके नाम आपको बता दूंगा, क्यों बैन हुए हैं, बैन होने का रीजन भी मैं आपको बता दूंगा। अभी हम फिलहाल यहां पर समझते हैं, पुराना डेटा ही मैं आपको लिखवाऊंगा क्योंकि एग्जाम में वही आपके दिया जाएगा। हेडिंग डाल लो, वीड कंट्रोल। फादर ऑफ वीड कौन है भाई, फादर ऑफ वीड कौन है, जेंथ्रोटूल। और जीरो टिलेज के फादर भी कौन है, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे याद रखना अच्छे से। कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम राइट आंसर देंगे उसका। सारे के सारे क्वेश्चन भूलना मत भाई, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, जितना भी पढ़ाया है, सब कुछ आपको याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। हमारे पेपर में पूरे 40 में से 40 सही निकलनी चाहिए भाई। आप सबको पता है कि एग्रीकल्चर में जो एग्जाम होता है, जैसे जेट का एग्जाम, ICR का एग्जाम, मैं बात करूं यहाँ पर जेट के एग्जाम की, जेट में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आए 40। अब आपसे जो टीचर होता है, जो कोचिंग वाले होते हैं, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, बस सिर्फ बता रहा हूं, आपसे बोलेंगे कि अगर कोई बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा ना तब भी एग्रीकल्चर में 25 क्वेश्चन सही कर लेगा। ठीक है सर, कर लेगा सही। इसके अलावा बायोलॉजी आपको केमिस्ट्री पढ़नी है ना, मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ एग्रीकल्चर की, 25 सही कर लेगा। लेकिन बेटा हो जो कोचिंग जाएगा वो सही करेगा 35 क्वेश्चन। भाई 5 क्वेश्चन कहाँ गए? मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आप वीडियोस बिल्कुल अच्छे से देखते हो, बिल्कुल अच्छे से समझते हो, सारे के सारे पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो मैं कहता हूं आपसे पूरे 40 के 40 सही करोगे और ICR के अंदर पूरे 50 के 50 सही करोगे। मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ आप 35 से 37 या 38 क्वेश्चन ही सही कर पाओगे। बिल्कुल अच्छे से पढ़ लोगे ना तो 40 के 40 सही जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से पढ़ना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बात क्या बात कर रहा था मैं यार, वीड कंट्रोल की बात कर रहा था। वीड देख लेते हैं, खरपतवार देख लेते हैं। 2 खरपतवार उगते हैं, इकाइनोकोला स्पीसीज एंड ट्राइएंथिमा। ऐसे खरपतवार बहुत सारे उगते हैं, ये मेजर हैं, ठीक है। वीड को हिंदी में क्या बोलते हैं?
खरपतवार बोलते हैं। अब यहां पर खरपतवार कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया इकाइनोकोला स्पीसीज, इकाइनोकोला स्पीसीज, इसके अलावा ट्राइएंथीमा, ट्राइएंथीमा या ट्राइएंथिया, ये दो खरपतवार हैं जो उगते हैं, मेजर हैं। कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, तो कंट्रोल के लिए बहुत सारी दवाइयां मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहला आता है लासो। लासो, चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, लासो का दूसरा नाम क्या है। ये मैंने आपको व्यापारिक नाम बताया, मार्केटिंग नाम बताया, इसका दूसरा नाम है एलाक्लोर। क्या नाम है, एलाक्लोर, एलाक्लोर। इसकी डोज की बात करें तो 1 kg प्रति हेक्टेयर, 1 kg प्रति हेक्टेयर। कब प्रयोग करोगे, तो इसका प्रयोग करोगे आप अंकुरण पूर्व, अंकुरण पूर्व आपको इसका प्रयोग करना है। इसके अलावा अगला आता है हमारे पास बेसालिन, बेसालिन। और जो बेसालिन है, बेसालिन का व्यापारिक नाम है फ्लूक्लोरालिन, फ्लूक्लोरालिन। डोज की बात करें तो 1 kg प्रति हेक्टेयर। ये बुआई से पहले करेंगे, ये बुआई से पहले करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर पे आता है डायूरोन, और डायूरोन मॉस्ट है, स्टार लगा लेना डायूरोन के ऊपर, डायूरोन। और डायूरोन की जो मात्रा लोगे वो कम लोगे, 0.5 kg प्रति हेक्टेयर, 0.5 kg प्रति हेक्टेयर डायूरोन आपको इसका स्प्रे करना है अंकुरण पूर्व, अंकुरण पूर्व। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, तीनों खरपतवार नाशी है जो इंपॉर्टेंट है कॉटन की फसल के लिए। इसके अलावा 2,4-D का कभी भी यूज नहीं करना है कॉटन के अंदर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 2,4-D का यूज क्यों नहीं करना, तो रीजन समझ लो। ये है अगला 4th नंबर पे 2,4-D, 2,4-D का यूज हम कॉटन में नहीं करेंगे। वाई, क्यों नहीं करेंगे, अगर आप इसका प्रयोग करते हो तो इसकी जो पत्तियां होती है ना वो अंगुली नुमा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पत्तियां अंगुली नुमा हो जाएगी, अंगुली नुमा। तो भाई प्रयोग ही नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो तीनों तो प्रयोग करेंगे लेकिन 2,4-D का प्रयोग हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने खरपतवार नाशी देखे, अब हम बात करते हैं इंसेक्ट की, कि कौन कौन से कीट इसके अंदर लगने वाले हैं। कीट कौन कौन से लगने वाले हैं, क्या हुआ, लासो, इसको एलाक्लोर बोलते हैं, एलाक्लोर। 1 kg रफ कर दूं, 1 kg, दोनों 1 kg है। ये अंकुरण से पहले, ये बुआई से पहले, और ये अंकुरण पूर्व, ये भी अंकुरण से पहले। क्लियर है। आगे बात करते हैं इंसेक्ट की। इंसेक्ट हम देखने वाले, इंसेक्ट क्या होते हैं भाई, कीट होते हैं, कीट। और अब हम यहां पर मैं आपको कीट बताने वाला हूं कि कौन कौन से कीट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस वीडियो को लाइक कर दो, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक तो वीडियो को लाइक कर दो, और बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो। करीबन 1 से 1.5 घंटे की हमारी क्लास हो जाएगी, लेकिन पूरा कॉटन के बारे में आपको सारी की सारी नॉलेज, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको हो जाएगी। बात करते हैं इंसेक्ट, और इंसेक्ट में 2 तरीके के इंसेक्ट लगते हैं कॉटन के अंदर। इंसेक्ट, कीट, कीट। और पहला कीट आता है कपास की लटे। कपास के अंदर लटे लगती है, कपास की लटे, कपास की लटे। इनको इंग्लिश में बोलते हैं बॉल ऑर्म कॉम्प्लेक्स, बॉल ऑर्म कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो गई, कपास की लटें। अब कपास की लटें लिखवाया मैंने, ये कोई नाम नहीं लिखवाया, इसके अंदर 3-4 लटें आती है। कौन कौन सी आती है, नोट करते हुए चलना। एक तो आती है अमेरिकन लट, देखो नाम तो देखो आप इसका, अमेरिकन लट, अमेरिकन लट। साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है हेलिकोवर्पा आर्जिमेना, और इंग्लिश में इसको अमेरिकन बॉल ऑर्म बोलते हैं। भाई नोट करते हुए चलना साथ में, इंग्लिश वाले भी, ठीक है। अमेरिकन बॉल ऑर्म करेंगे, इसका साइंटिफिक नेम हमारे पास क्या हो जाएगा, हेलिकोवर्पा, हेलिकोवर्पा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, आर्मीजेरा। दूसरी लट आती है कपास की गुलाबी सुंडी, और ये कपास की गुलाबी सुंडी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ये आपसे पूछा जाता है कि कपास का सबसे खतरनाक कीट कौन सा, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, कपास की गुलाबी सुंडी मतलब पिंक बॉल ऑर्म, कॉटन पिंक बॉल ऑर्म, कपास की गुलाबी सुंडी। भाई आपको पता है ना कपास क्या काम आता है,
कपड़े वपड़े बनाने में फाइबर निकलता है इससे, ठीक है। कपास की गुलाबी सुंडी, इसको इंग्लिश में पिंक बॉल ऑर्म बोलते हैं, पिंक बॉल ऑर्म। इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो पेक्टिनोफोरा, पेक्टिनोफोरा, पेक्टिनोफोरा गोसिपियाला, गोसिपियाला। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं धब्बेदार भूरी सुंडी, स्पोटेड, स्पोटेड बॉल ऑर्म, धब्बेदार भूरी सुंडी। सुंडियां लगती है, ये मेजर है, इस पे स्टार लगा लेना। धब्बेदार भूरी सुंडी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे स्पोटेड, ब्राउन स्पोटेड बॉल ऑर्म। इसका साइंटिफिक नेम है इरियाज इंसुलेना, इरियाज इनसुलेना, इसका क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम हो जाएगा। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास लीफ रोलर, मतलब पत्ती मोड़क, पत्ती मोड़क। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लीफ रोलर बोलेंगे। ये पत्ती को मोड़ देता है। साइलेप्टा, साइलेप्टा डोरेगेटा, साइलेप्टा डोरेगेटा, इसका क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान देना, यहां पर जो ये कपास की लटें मैंने बताई है, ये किस पर अफेक्ट करती है? तो ये डायरेक्ट फलों पर अफेक्ट करती है, फलों को खाती है। किस पर प्रभाव करेगी? प्रभाव इनका होगा फलों के ऊपर डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताने वाला हूं कपास के रस चूसने वाले कीट। ये रस चूसेंगे, ठीक है, तो नोट करते हुए चलना। रफ कर दूं मैं इसको, कपास के रस चूसने वाले कीट नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम बात करेंगे रस चूसने वाले कीट की। लटे तो हमने देख ली, लटे हमने देख ली बिल्कुल अच्छे से। अब बात करते हैं रस चूसने वाले कीट। सेकंड नंबर पे आता है रस चूसने, नंबर पे आता है रस चूसने वाले कीट। ये क्या करेंगे? रस चूसने का वर्क करेंगे। सबसे पहला कीट आता है जसिड, जसिड नाम तो सुना ही होगा। जसिड इसको क्या बोलते हैं? फुदका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुदका, फुदका। इसका साइंटिफिक नेम है अमरास्का बिगुटुला, अमरास्का बिगुटुला। अगला आता है सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई। ये भी क्या करती है? रस चूसती है, व्हाइट फ्लाई। सफेद मक्खी लिख लेना इसको हिंदी में। और साइंटिफिक नेम हम इसका देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम है बेमिसिया टेबेसाई, बेमिसिया टेबेसाई। इसका क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड आती है रेड कॉटन बग, रेड कॉटन बग। और जो रेड कॉटन बग है इसका है डेस डर्कस सिनगुटस, डेस डर्कस सिनगुटस। गाइस मैंने शायद आपको उसका कंट्रोल नहीं लिखवाया पहले, है ना, तो उसके कंट्रोल के लिए, मतलब जो पहले मैंने आपको लटे पढ़ाई थी उनके कंट्रोल के लिए आप डाइमेथोएट ले सकते हो। क्या ले सकते हो? डाइमेथोएट। या फिर आप बीटी कॉटन उगा सकते हो। बीटी कॉटन जो होती है उनमें लटे नहीं लगती। भाई बीटी कॉटन को क्यों डेवलप किया? ताकि लटे ना लगे। तो आप बीटी कॉटन उगा सकते हो अगर लटे ज्यादा लगती है तो। या फिर आप डाइमेथोमेट का स्प्रे कर सकते हो, या एनपीवी घोल आता है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हो। उसके कंट्रोल में लिख लेना रेड कॉटन बग। इसको बोलते हैं हिंदी में लाल कपास बग। तो यहां पर रेड कॉटन बग हो जाएगा डेस डर्कस सिनगुटस। इसका क्या हो जाएगा? बॉटनिकल नेम हो जाएगा। कंट्रोल के लिए इमाडी क्लोरोपिड ले सकते हो। क्या ले सकते हो? कंट्रोल, कंट्रोल इमिडा क्लोरोपिड। इमिडा क्लोरोपिड कितना लेना है? डोज लिखना, ये लेना है 200 ml प्रति हेक्टेयर के लिए। इसके अलावा डाइमेथोएट ले सकते हो, डाइमेथोएट ले सकते हो, ठीक है। अब आगे हम यहां पर बात कर लेते हैं डिजीज की। डिजीज हम यहां पर देखने वाले इंसेक्ट। भाई नोट कर लो फटाफट, जल्दी से नोट कर लो। इमिडा क्लोरोपिड 200 ml प्रति हेक्टेयर के लिए। इसके अलावा डाइमेथोएट लिख लो, डाइमेथोएट 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के लिए। इमाडी क्लोरोपिड समझ नहीं आ रहा भाई? देखिए ई इमली वाला, ये म मछली वाला, इमिडा, ये क्लोरो और ये पिड। आ गया समझ में? समझ में आ गया?
ठीक है भाई। आगे हम देखेंगे, अब यहाँ पर रोग देखेंगे, डिजीज हम देखने वाले हैं, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक कर दो, लाइक नहीं किया तो, और शेयर कर दो। और जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो जरूर करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, वहां पर बहुत सारे एग्रीकल्चर के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं हम डिजीज की, कि कौन कौन से रोग लगेंगे। रोग इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज, डिजीज। और यहां पर पहला रोग आता है ब्लैक आर्म, जिसको जीवाणु अंगमारी या झुलसा रोग बोलते हैं। ब्लैक आर्म पहले नंबर पे, ब्लैक आर्म या जीवाणु अंगमारी, जीवाणु अंगमारी या झुलसा रोग, झुलसा रोग, ये तीनों नाम है इसके। और ये होता है जेंथोमोनास माल्वेसेरम से, जेंथोमोनास माल्वेसेरम कवक के द्वारा ये रोग होता है। ये सबसे खतरनाक रोग है। स्टार लगा लेना अगर आपसे पूछा जाए कि कॉटन का सबसे भयंकर रोग कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक आर्म हो जाएगा। या फिर अगर कॉटन का सबसे भयंकर कीट, तो भयंकर कीट आप याद रखना, गुलाबी सुंडी, पिंक बॉल ऑर्म, ये दोनों भयंकर हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, इसको काली भुजा रोग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, काली भुजा, कौन सी भुजा, काली भुजा रोग बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे एंगुलर लीफ स्पॉट, एंगुलर लीफ स्पॉट। गाइस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, अच्छे से समझना, कुछ नहीं छूटना चाहिए। कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल रोकथाम, तो रोकथाम हम करेंगे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कितना लेंगे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 0.1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के हमें क्या करना है, स्प्रे करना है। इसके अलावा इसमें क्या क्या ऐड करोगे, देखो ये तो लोगे आप 0.1 ग्राम 1 ग्राम प्रति लीटर में। अब प्लस इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी मिलाओगे। क्या मिलाओगे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलाओगे। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कितना मिलाओगे, 1 ग्राम प्रति लीटर में। और दोनों को क्या कर दोगे, स्प्रे कर दोगे, जिससे इस डिजीज का कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड जो रोग आता है वो आता है उकटा। कौन सा रोग आता है, उकटा रोग आता है। ये होता है फुजेरियम स्पीसीज से। किससे होता है, फुजेरियम स्पीसीज कवक के द्वारा ये रोग होता है। इसके कंट्रोल के लिए मेनकोजेब ले सकते हो। मेनकोजेब 0.2% का स्प्रे करना है। कितना करना है, 0.2% का स्प्रे करना है। तो हमारे पास ये डिजीज हमने देख ली, इंसेक्ट हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे पीडी की। पीडी क्या होता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब दैहिक विकार, जो किसी न किसी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, तो फटाफट जल्दी से। लास्ट में ये वाला, ये पूरा ही, ये फुजेरियम स्पीसीज है, फुजेरियम प्रजाति से होता है। और इसका जो कंट्रोल करेंगे वो मेनकोजेब 0.2% से करेंगे। रफ कर देता हूं गाइस। और अब हम यहां पर देखने वाले हैं पीडी। पीडी क्या होता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। क्या होता है पीडी, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, दैहिक विकार। दैहिक विकार की बात करेंगे, और दैहिक विकार इंपॉर्टेंट है कॉटन में। सबसे पहला जो पीडी आता है, पीडी मतलब पूरा लिख लेना, दैहिक विकार या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। पहला डिसऑर्डर आता है तिराक। तिराक इंपॉर्टेंट है। तिराक क्या होता है समझते हैं। जब कॉटन आती है तो कॉटन में क्या होता है, सपोज करो ये कॉटन की बॉल है। अब इस बॉल में क्या होगा, ये जो बॉल है, ये सारी जो मिट्टी होती है, सारी जो मृदाएं होती है, उनमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी। और जैसे नाइट्रोजन की कमी होगी तो ये बॉल देखना इसका क्या हुआ, मतलब ये फट गई ऐसे कैसे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं तिराक। ये किसकी कमी से होता है, नाइट्रोजन की कमी से होता है। तो नोट कर लो, तिराक जो दैहिक विकार होता है ये नाइट्रोजन की कमी से, कौन सी मृदाओं में, सारी मृदाओं में। क्लियर हो गया। अगला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है लिटिल लीफ। लिटिल लीफ को हिंदी में क्या बोलेंगे, छोटी पत्ती बोलेंगे। मतलब इसमें क्या होगा, नाम से पता चल रहा है यार, पत्तियां छोटी रह जाएगी। अब पत्तियां छोटी किसकी वजह से रहेगी, तो इसमें जिंक की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी, जिंक की कमी। जिंक से कुछ याद आया, जिंक की कमी से कुछ याद आया दोस्तों आप लोगों को,
जब हमने पढ़ा था ओराइजा सेटाइवा राइस, जाना माना क्वेश्चन, पिछले 10 सालों से बार बार पेपर में पूछा जाता है कि जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है, खेरा रोग होता है। या आपसे पूछ लिया जाता है कि खेरा रोग किसकी कमी से, तो जिंक की कमी से होता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे कहीं दफा पूछा गया है। तो जिंक की कमी से यहां पर कॉटन में क्या होता है, लिटिल लीफ होता है। इसके अलावा अगला आता है क्रिंकल लीफ, थर्ड नंबर पे क्रिंकल लीफ। और जो क्रिंकल लीफ होता है इसमें क्या होता है, पत्तियां सिकुड़ जाती है, पत्ती सिकुड़न, सिकुड़न, पत्तियां क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। किसकी वजह से, ये होगा मैग्नीज की अधिकता की वजह से, मैग्नीज की अधिकता की वजह से। गाइज ये हमारा कॉटन कंप्लीट हो गया, लेकिन यहां पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो आपके आगे एग्जाम में काम आएंगे, तो आप उनको नोट करना, मैं आपको नोट करवा देता हूं, बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना। आप वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो गाइस फटाफट जल्दी से, बस मात्र 10 मिनट और लगेंगे। आंसर देते हुए चलना, आंसर अब आप कमेंट करना, ठीक है। अब आप लोगों को कंटिन्यू आंसर देने हैं, क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। वो मैग्नीज की अधिकता से होता है, ठीक है, पत्तियां सिकुड़ जाती है अगर मैग्नीज ज्यादा डाल दोगे तो। अब पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, कपास के एक बीज पर कितने रेशे होते हैं। कपास का जो एक बीज होता है दोस्तों, कपास के आप डायरेक्ट से सुनना और नोट करना है ना। कपास के एक बीज में कितने रेशे होते हैं, तो 60 से 70 हजार रेशे होते हैं एक बीज के ऊपर। समझ में आ गया गाइस। अगला क्वेश्चन, कपास में ओटाई परसेंटेज कितना होता है। ओटाई परसेंटेज, ओटाई मतलब समझते हो ना, जिनिंग बोलते हैं उसको। ओटाई प्रतिशत कितना होता है कपास में, तो ये होता है 33%। कितना होता है, 33%। कैसे निकाला भाई ये, तो इसको भी समझा दूंगा मैं आपको। 33%। सबसे पहले आप ये समझो कि ये ओटाई क्या होता है। ओटाई मतलब होता है, ये देखो यहां पर, ये देखना ध्यान से, ये बीज हैं और इसके आसपास ये है कॉटन। तो इस कॉटन को अलग जब हम करते हैं तो अलग करने की प्रोसेस को बोलते हैं ओटाई। और ओटाई परसेंटेज आपसे पूछा जाता है तो आप याद रखना 33%। निकालेंगे कैसे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं कपास में कौन सी रूट होती है, कौन सी जड़ें होती है। तो इसके अंदर टेप रूट होती है। कौन सी रूट होती है, टेप रूट, टेप जड़ें होती हैं। अब जो शाखाएं होती है, कपास के अंदर 2 प्रकार की शाखाएं पाई जाती है। कौन कौन सी शाखाएं पाई जाती है, पहली तो होती है मोनोपोडियल। कौन सी होती है, मोनोपोडियल। और दूसरी आपके पास आती है सिंपोडियल। मोनोपोडियल को हम बोलते हैं रेसिमोस, और दूसरी जो मैंने आपको बताई सिंपोडियल, इसको बोलते हैं साइमोसी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो कपास के अंदर 2 प्रकार की शाखाएं मतलब ब्रांचेज। एक तो मोनोपोडियल, मोनोपोडियल जो होती है वो क्या होती है, वनस्पति की शाखाएं होती है, नॉर्मल शाखाएं, जैसे पौधा है इससे जो शाखा निकल रही है ये हो गई आपके पास मोनोपोडियल। दूसरी जो शाखा होती है हमारे पास वो होती है सिंपोडियल, जिसको साइमोसी बोलते हैं। और ये जो शाखा होती है, सपोज करो यहां पर ये शाखा है तो इसमें आपका फल लगता है। क्या लगता है, फल लगता है। ऐसी शाखा को सिंपोडियल बोलते हैं। 2 प्रकार की शाखा हो गई, एक तो वनस्पति और एक सिंपोडियल। सिंपोडियल प्रजनन शाखाएं होती है। अगला क्वेश्चन आता है, देखो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट, बिल्कुल अच्छे से समझना और आंसर देने की कोशिश करना। मैं 2 वर्ड लिखूंगा, एक तो लिखूंगा सीड कॉटन, सीड कॉटन, और दूसरा वर्ड लिखूंगा कॉटन सीड। बताओ मीनिंग क्या है, इन दोनों से मैं क्या कहना चाहता हूं, इन दोनों के जरिए क्या कहना चाहता हूं। जब भी मैं सीड और कॉटन ये वर्ड साथ में लिखूंगा, सीड कॉटन, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इतना है, इसमें आगे पीछे कर दिया। तो जब भी अगर आपको दिखे सीड कॉटन तो इसका मतलब समझ जाओ कि रेशा और बीज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रेशा मतलब फाइबर प्लस बीज मतलब सीड, इन दोनों की बात हो रही है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। आगे हम बात करें कॉटन सीड, तो कॉटन सीड किसको बोलते हैं, रेशा उतारने के बाद जो बीज बचेंगे उनको बोलेंगे कॉटन सीड। मतलब रेशा उतारने के बाद, रेशा उतारने के बाद, वापस समझा रहा हूं समझ नहीं आया तो, अगर आपके लिए वर्ड दिया जाए कि सीड कॉटन, सीड कॉटन किसको बोलेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉटन के सीड को ही सीड कॉटन बोलेंगे। सीड कॉटन मतलब है कि इसमें रेशा भी है और बीज भी है, दोनों ही चीजें। देखा होगा ना, रुई को देखा होगा, बीज के आसपास रुई होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीड कॉटन बोलेंगे। दूसरा कॉटन सीड, कॉटन सीड में रुई का या कपास का कोई काम नहीं है, यहां पर सिर्फ क्या होगा, बीज की बात करेंगे। मतलब रेशा उतर चुका है, अब कोई रेशा नहीं है उसके ऊपर। क्लियर दोनों वर्ड का मतलब। आगे बात करते हैं हम यहां पर, जब कपास में
फूल की कली निकलती है, जब भी कपास में फूल की कली निकलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्क्वायर। क्या बोलेंगे, स्क्वायर। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्टार लगा लेना और आंसर आप लोगों को देना है। फटाफट बताइए, कपास की एक बेल का वजन कितना होता है। बेल क्या होती है, गांठ। तो कपास की गांठ बनती है, तो एक गांठ का वजन कितना होता है, एक गांठ का वजन होता है दोस्तों 170 केजी। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और 180 लगा देता है, जबकि 180 किसका होता है, जूट का होता है। किसका होता है, जूट का, कॉर्कस स्पीसीज का होता है। यहां पर आपको 170 याद रखना है। अगला क्वेश्चन अब मेरे पास आता है, यहां पर एक बेल का वजन मैंने आपको बता दिया। जो कॉटन फाइबर होता है वो किससे बना होता है, तो कॉटन फाइबर, कॉटन का जो रेशा होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट जो सर्वाधिक जो पेस्ट लगते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, सबसे ज्यादा कौन सी फसल में लगते हैं, तो कौन सी फसल में लगते हैं, कॉटन में लगते हैं। गाइस द एंड। आई होप आपको पूरा कॉटन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज हमने यहां पर आज बिल्कुल कॉटन के बारे में पढ़ा। मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दिया जाएगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा दो और काम कौन कौन से, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें क्योंकि वहां पर भी एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेंगे। एक और काम क्या है, मेरा दूसरा चैनल है, मेरा नाम है लव प्रकाश गोमे मेरा नाम है। इस नाम से मेरा एक और चैनल है, उसको सब्सक्राइब जरूर करें। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अजीबोगरीब न्यूज आपको मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर जरूर कर देना।